गुड इवनिंग। हाँ, लिमिट का ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है ना। जैसा प्रॉमिस किया था कि होमवर्क डिस्कस करने से पहले लिमिट का प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ना, तो एक मिनट प्रॉब्लम लिख लेने दो। ओके, इक्वल टू 2√2/3 है ना। तो ध्यान से सुनना बात को, है ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। लास्ट सॉल्यूशन आई थिंक यू रिमेंबर कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लिया था और फिर हमने लिमिट ली थी, ठीक। अब एक बात नोटिस करना कि ये जो इंटीग्रैंड है ये n और t का फंक्शन है, ठीक। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट है, डोंट यू थिंक कि इट डजंट डिपेंड ऑन n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि सर आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो n पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे केस में तुम पता क्या कर सकते हो, तुम बिफोर सॉल्विंग इंटीग्रल यू कैन फर्स्ट अप्लाई लिमिट ओवर n पर लिमिट तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब लिमिट n इंफिनिटी ऑफ, बेसिकली आई एम सेइंग यू कैन टेक लिमिट इनसाइड, तुम लिमिट को अंदर ले जा सकते हो। ठीक, वैसे तो देखो हर बात का लॉजिक होता है, ठीक, कि ऐसा हम क्यों कर सकते हैं। जैसे मैं तुमको प्रूफ बताऊंगा ना तो तुम्हारा दिमाग एकदम से सुन्न हो जाएगा कि सर ये तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया कि ये क्या आपने बता दिया, ठीक है ना। तो और इतने भारी कंसेप्ट तुमको एग्जाम में जरूरत पड़ने हैं नहीं, और ये सब आईआईटी के अंदर भी नीड नहीं पड़ती कि सर इतनी हाई फाई कैलकुलस क्या हमको आईआईटी के अंदर भी रिक्वायर्ड है, नहीं है, इतनी हाई फाई नहीं है कि वाई आई कैन टेक लिमिट इनसाइड, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं तुमको एक रफली पिक्चर देने का, एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ज्यादा उस पर तुम दिमाग लगाना मत कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन एक इंटीग्रैंड है जो कि t और n का फंक्शन है, ठीक, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। और जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है, इतना तो तुमको कॉमन सेंस से क्लियर होना ही पड़ेगा कि सर लिमिट्स शुड नॉट डिपेंड ऑन n, क्योंकि अगर n पर डिपेंड हुई तो फिर तो कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा कि सर लिमिट को अंदर ले जाओ, फिर तो तुम कभी लेके ही नहीं जाओगे, कहोगे सर इंटीग्रल सॉल्व करके हम इस लिमिट्स को पुट करेंगे, इस बात की इंपॉर्टेंस है। समझ पा रहे हो ना भाई ऋषि, ठीक। तो अगर ये लिमिट n का फंक्शन हुई तो फिर तो तुम ये बात को सपने में भी नहीं सोचोगे कि क्या मैं लिमिट n को अंदर ले जाऊं, ठीक, तो तुम नहीं ले जाओगे। तो लिमिट n टेंडिंग कुछ भी ले लो यार, c, मैं तो जनरल बात बता रहा हूं ना। अब जैसा तुमको पता है कि सर ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, ये खुद एक लिमिट होता है ना, कि सर इसको
अलजेब्राइक सम तो तुमने पढ़ा है ना, एफ ऑफ अल्फा देन एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, अल्फा प्लस 2h एंड सो ऑन, प्लस आर बाई कुछ m एलिमेंट्स लिख देता हूं, वरना ये n और नंबर ऑफ एलिमेंट का n कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, इंटू h। मेरे ख्याल से कुछ दिमाग में बात जा रही है कि सर वो लिमिट ऑफ सम की मदद से, अच्छा ये सारी बातें तो t पर है, लेकिन n तो बेचारा कॉमन पड़ा रहेगा सर, कि सर n को तो एज इट इज ही छोड़ दो, कॉमा n। ठीक है भाई, वेरिएशन तो t का है ना, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, तो t इज अल्फा प्लस, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दिस समेशन आर गोइंग फ्रॉम, अरे कितने भी एलिमेंट्स 1 से लेकर m एलिमेंट्स, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने जब पढ़ाया था तब तो 0 से m-1 लिखा था। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, 0 से m-1 लिखो या 1 से m लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अब लिमिट m इनफाइनाइट, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो डबल लिमिट का क्वेश्चन आ गया, सही है ना। तो बेसिकली जो आइडिया प्रॉब्लम का है दैट इज अ डबल लिमिट प्रॉब्लम, 1/1 लिमिट, पहले लिमिट m पर लगेगी, बाद में लिमिट n पर लगेगी। तो इन दिस प्रॉब्लम यू कैन से कि सर आप पहले m पर लगा रहे हो फिर n पर लगा रहे हो। इस सवाल में ये n बेचारा तो कुछ प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है, तो अगर आप n पर लिमिट पहले लगा देते बाद में m पर लगाते, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन दिस प्रॉब्लम यू कैन इंटरचेंज योर लिमिट्स, दैट डजंट अफेक्ट। तो बस यही बात है बेसिक, कि यू कैन टेक लिमिट इनसाइड, गॉट इट। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा देख करके टेंशन होने वाली है कि यार इतना भयानक एक्सप्रेशन। ठीक, तो तुम तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि समटाइम्स अगर लिमिट प्रॉब्लम है तो मैं लिमिट को अंदर ले जा सकता हूं। और इतनी तो अकल मैं तुमसे पहले कहा ना कि अगर यहां पर लिमिट n होता, यहां 2n होता, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा मुझसे नहीं कहते कि सर लिमिट को अंदर ले जाओ, राइट। बस इतना ही था। अब तो सर हो गया, अब तो कुछ क्वेश्चन में दम है ही नहीं, अब तो ये हो गया। इस लिमिट को तो तुम आराम से निकाल दोगे, है ना। ये e की पावर -t³ आ गया, आज भी याद है लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी, तो e की पावर -t³ अपॉन n इंटू n, so this become -t³ t² dt। बस अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा क्वेश्चन, सही है। इसके आगे तुम खुद कर लो, राइट, क्योंकि अब इंटीग्रल कोई भी सॉल्व कर सकता है कि सर ये डायरेक्ट हो रहा है, ये e की पावर x dx डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। डन। तो बस इतना छोटा सा थॉट था, ठीक, कि यू कैन अप्लाई लिमिट बिफोर डेफिनेट इंटीग्रल ऑल्सो। क्विकली और इसके तुमको कंस्ट्रेंट भी मिल गया ना कि सर जिस पर आप लिमिट लगा रहे हो, अगर डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट खुद उसका फंक्शन हुई तो यू कैन नॉट डू दैट, आप ऐसा तब नहीं कर पाओगे, सही है, कि लिमिट को अंदर ले गए। ठीक, एक केस में और भी ये फेल होता है, मालूम है कि सर ये जो थॉट आपने कहा है ना कि लिमिट को अंदर ले जाके लगा दो, ये थॉट एक जगह और फेल हो सकता है
कि आप लिमिट को अंदर ले गए और मान लो बैड लक कि सर ये लिमिट 0 आ गई, मान लो कि दिस लिमिट कम्स आउट 0, तो उस केस में भी ये जो थॉट है ना, ये रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रॉन्ग रिजल्ट देगा, रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि तुम ऐसे सोच पा रहे हो कि सर अगर आपने लिमिट n लगा दी, लिमिट n, तो देखिए क्या होगा। आपने कहा कि 0 आ गया, कि सर ये पूरी क्वांटिटी 0 आ गई। अब वो जो टेंडिंग 0 है उसको तुम कितने बार जोड़ रहे हो? इनफाइनाइट टाइम्स, कि सर टेंडिंग 0 प्लस टेंडिंग 0 प्लस टेंडिंग 0, इनफाइनाइट टाइम्स। तो तुमको लगता नहीं कि सर यहां तो मैं फंस गया? इसको तो मैं इनडिटर्मिनेट कहा करता हूं कि टेंडिंग 0 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक, तो ध्यान रखना, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि जब जब ये 0 आ जाएगा तब तक ये मेथड गलत है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने कहा है मे फेल, हो सकता है कि फेल हो जाए। तो उस केस में तुम क्या करना कि सर लिमिट डायरेक्ट अंदर लेके जा रहा हूं, 0 बन रहा है ना? तो उस केस में तुम ऑल्टरनेट सोचना कि क्या मैं बगैर लिमिट को अंदर ले जाए कर सकता हूं। तो अगर तुम कर सको तो कर लेना, ठीक। लेकिन अगर तुमको दिख रहा हो कि सर ये लिमिट को अगर मैं अंदर नहीं लेके गया ना, तो ये सवाल गारंटी नहीं बन पाएगा। तो तुम पक्का समझ जाना कि यार लिमिट को अंदर ले जाके जो 0 आंसर आ रहा है वो इस प्रॉब्लम में गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बगैर तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको सही मान के कर लेना। ठीक, तो थोड़ा ट्रिकी आइडिया है, ठीक। बट अब प्रॉब्लम ये कि आजकल नाउ ए डेज ये ट्रिकी आइडियाज ही कॉमन आइडियाज कन्वर्ट होते जा रहे हैं कि सर अब जो जेईई एडवांस आज का है स्ट्रिक्टली फॉर कैलकुलस, वो इन्हीं ट्रिकी आइडियाज को ही कॉमन बना रहा है कि मैं तो अब इन्हीं से सवाल पूछूंगा। ठीक, ये लोग बहुत कैलकुलस पढ़ते हैं, पूरे 1 साल कैलकुलस पढ़ते हैं, है ना। जैसे केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, उसको तुम लोग एक एक पार्ट को पूरे पूरे साल पढ़ते हो नहीं, तो उसी तरह से आजकल लोग मैथ्स में भी यही कर रहे हैं, पूरे साल कैलकुलस पढ़ते हैं, जबकि इतना थोड़ी कैलकुलस टाइम टेकिंग है। ओके, हाँ भाई चलो होमवर्क डिस्कस करें। बताओ यार, तुम्हारी चैट कब बंद हो जाती है आजकल पता नहीं पड़ता है। कहां से कंटिन्यू करना था? फ्रॉम 10 है ना, 11 से कंटिन्यू करना है अप टू 15, 11 to 15 मोनोटोनोसिटी। चैट बंद हो गई क्या? अरे यार रुको बुला के लाता हूं। इलेवन टू 15 ओनली 13 ना, 13 एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड वैसे मैंने थोड़ा तो हिंट दे ही दिया ना, तो इसलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को। 0 से T पहला पार्ट तो तुमने कर लिया ना, है ना। तुमने IVT से 12th क्वेश्चन कर लिया, तो कौन सा आंसर आता है इसका? सी आंसर आता है क्या? पीछे से देख लो मैं आंसर इसका क्या था, 12 का सी आंसर है ना। तो जो एस टी है, टी तो मॉड एस हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि एस जो है ना वो एक यूनिक नंबर है, ध्यान रखना। भले ही आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ,
लेकिन वो है यूनिक नंबर। ये मत सोचना कि सर एस वेरिएबल है, वेरी नहीं कर रहा है, एस इज अ फिक्स नंबर, ठीक। और वो -3/4 से -12 के बीच का नंबर है। तो जो टी है वो हाफ से 3/4 हो गया। अब मुझे बताओ जो एफ है, एफ क्या तुम देख सकते हो कि सर एफ पॉजिटिव होगा? तुम्हारा जो एफ में इंटरेस्ट है वो सिर्फ हाफ से लेकर, क्योंकि तुमको सॉरी 0 से टी तक, 0 से लेकर टी तक, और टी खुद कौन है? हाफ और 3/4 के बीच में, दिस इज अ टी, कोई नंबर है टी। तो 0 से टी में तुम्हारा फंक्शन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एफ डैश है ना वो पॉजिटिव आता है। जिसने डिफरेंशिएट किया है उसने चेक किया होगा कि सर 2 + 6x 12x², मेरे ख्याल से इसका डी नेगेटिव आ रहा है। चेक कर लोगे ना कि सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अरे एक मिनट ठहरो, मैं इतनी बुद्धि क्यों लगा रहा हूं? मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही क्यों कर रहा हूं? ठहरो ठहरो ठहरो, जरूरत ही नहीं है। तुमको एफ डायरेक्टली नहीं दिख रहा कि सर हम तो एक्स पॉजिटिव पर बात कर रहे हैं, और एक्स पॉजिटिव पर आपकी सारी टर्म पॉजिटिव है। 2x पॉजिटिव, 3x² पॉजिटिव, 4x³ पॉजिटिव, तो आई गारंटी योर एफ एक्स इज पॉजिटिव। तो कुछ भी गलत ग्राफ बना लो कि 0 से t में f का ग्राफ इज लाइक दिस, रॉन्ग ग्राफ बना लो ना कि सर ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व विद x = 0 लाइन, मेरे ख्याल से ये है x = 0 लाइन, विद y = 0 लाइन, ये है y = 0 लाइन, x = t लाइन, ये है x = t लाइन। समझ पा रहे हो? दिस इज x = t लाइन एंड योर fx, ये है तुम्हारा fx। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये रहा एरिया? तो इसमें तुम समझ पा रहे हो कि सर इतना तो हम डेफिनेट सीख चुके हैं, इंटीग्रल 0 से t, क्योंकि आपका f पॉजिटिव है तो सीधा fx dx, ये बनेगा एरिया। इतनी बात क्लियर? दिस इज गोइंग टू बी एरिया। तो कर लो इंटीग्रेशन और उसको लिमिट भी डाल दो, t² t³ t4, मैंने लिमिट पुट कर दी भाई। दिस इज कमिंग टू बी एरिया, ठीक। अब वो तुमसे एक बात बताओ, टी तो फिक्स नंबर है कि सर हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं टी को, लेकिन टी है एक फिक्स नंबर, ठीक। तो कम से कम टी, ये जो एरिया है, एरिया की वैल्यू वो एक फिक्स वैल्यू आएगी, बिकॉज आई नो टी। तो वो एक फिक्स वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो तो कम से कम इंटरवल ही बता दो कि वो किस इंटरवल में लाई करेगी। तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि सर जो टी है ना वो हाफ और 3/4 के बीच का नंबर है, ठीक। तो ओरली क्या तुम कह सकते हो कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन ऑफ टी है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ना वो एफ टी बनेगा। और आपने मुझे कहा था कि यार एफ टी तो पॉजिटिव है, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये क्वांटिटी इंक्रीजिंग है? और टी एज यू सेड हाफ एंड 3/4 के बीच में, तो अगर मैं इसको 80 बोल दूं तो क्या तुम समझ रहे हो कि सर आई एम श्योर कि दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन a हाफ कॉमा a 3/4। तो ये जो t को हाफ पुट करना गेट वैल्यू, t को 3/4 पुट करना गेट वैल्यू, आंसर आ जाएगा। समझ गए कि योर एरिया बाउंडेड विल लाई बिटवीन, लाइज इन इंटरवल, तो इससे ऑप्शन मिल जाएगा तुमको। अरे 11 में क्यों पूछ रहे हो यार? हैविंग एक्सट्रीमम, अब तो तुम एक्सट्रीमम जानते हो भाई, मैक्सिमम मिनिमा, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 पर 2 पर मिनिमा या मैक्सिमा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव 0 है। तो योर p' इज 0 at 1 at 2,
ठीक। और फंक्शन डिग्री 4 का भी ये ध्यान रखना। और तुम तो लिमिट में एक्सपर्ट हो यार, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या तुमको ओरली समझ में नहीं आया कि सर एक्स टेंडिंग 0, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट आनी चाहिए 1। ठीक। तो क्या फिर तुमको समझ में नहीं आया कि जो पी एक्स है 4 डिग्री का, उसमें एक्स स्क्वायर से नीचे के टर्म होने ही नहीं चाहिए। तो जो पी एक्स है ना, पी एक्स, क्योंकि पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट चाहिए 1, तो वो फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि सर इस तरह का पी एक्स होगा। इसके आगे मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी। दिस इज गोइंग टू बी पी एक्स। कुछ लोग समझ गए? इट विल नॉट कंटेन एक्स, इट विल नॉट कंटेन कांस्टेंट। आराम से सोचना क्यों। और अब मेरे ख्याल से तुम्हारे को ए और बी निकालने के लिए 2 इक्वेशन है। मैंने अभी भी कहा था ना, पी डैश इज 0 एट 1, पी डैश इज 0 एट 2। 15 यार, 15 इजी था यार। जब तुमको रूट के बारे में पता ना पड़ा करे तो फंक्शन को डिस्कस करना शुरू कर दो कि सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड रूट्स, है ना, कि इतनी भयानक इक्वेशन दे दी आपने, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो कुछ अच्छा सोचो, कुछ कैलकुलस सोचो कि चलो इसको फंक्शन मान के ग्राफ वगैरह कुछ मदद करेंगे। एफ डैश क्या इस क्यूबिक को तुम डिस्कस करने में समर्थ हो? तो तुम कहोगे सर ये क्यूबिक भी तो टफ है, मैं 4 डिग्री में भी फंस रहा था और अब मैं इस क्यूबिक में फंस गया। यार इस क्यूबिक के कितने रूट होंगे मुझे नहीं पता। एक तो होगा, मिनिमम एक तो होगा। तो चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। डबल डैश। क्वाड्रेटिक तो लोग समझ ही जाते हैं कि सर क्वाड्रेटिक तो एनी हाउ मैं कर ही लूंगा। डबल डैश मानते हो? डबल डैश के कितने रूट हैं? नो, इट इज नेवर 0, इट हैज नो रूट्स। अरे ऑलवेज पॉजिटिव है यार, ऑलवेज पॉजिटिव। अब मुझको बताओ, अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ कि सर योर एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? अब बताओ क्यूबिक के कितने रूट होंगे? क्यूबिक विल गेट हाउ मेनी रूट्स? एग्जैक्टली 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आई गेट पी डैश एक्स 0, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। सही। अब जो एफ एक्स है उसका सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है, ओनली 1 टर्निंग पॉइंट। ठीक। तो बताओ कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं इसके कि सर ग्राफ सिर्फ एक ही जगह टर्न करेगा, है ना? तो क्या किसी ने ओरली ऑब्जर्व किया कि सर वैल्यू -1 आ रही है एट 0? ऑब्जर्व कि सर f0 -1 दिख रहा है। और x माइनस इंफिनिटी, x प्लस इंफिनिटी दोनों पर चेक कर पा रहे हो कि सर दोनों पर आपका f प्लस इंफिनिटी को है। तो देख, ग्राफ प्लस इंफिनिटी से आया, बीच में कहीं नेगेटिव हुआ, एक पॉइंट पर नेगेटिव हुआ, तो मानते हो ना फंक्शन तो कंटिन्यूस है। और उसका सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखना, ओनली 1 टर्निंग पॉइंट। तो मुझे बताओ, ये तो एंश्योर हो गया ना कि सर पॉइंट नेगेटिव हो रहा है, तो आपको रूट तो देना पड़ेगा कि आपको कट करके नीचे तो जाना पड़ेगा। लेकिन नीचे जाने के बाद तुम एक ही बार टर्न करोगे, तो बताओ एग्जैक्टली रूट पता पड़ गया? हाउ मेनी एग्जैक्टली रूट्स? आई विल नॉट से कि मिनिमम इतने रूट होंगे या मैक्सिमम इतने होंगे, एग्जैक्ट रूट पता पड़ रहे हैं कि सर आपका ग्राफ सिर्फ एक ही बार घूमेगा और फिर वापस प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। तो इक्वेशन विल गेट एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। गॉट इट?
आईवीटी काम आई कि प्लस से आया, बीच में एक पॉइंट पर माइनस बना, मुझे नहीं पता वो पॉइंट इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में है कि इस टर्निंग पॉइंट के राइट में है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, वैसे मैं बता तो सकता हूं कि ये जो F0 है, इतना तो मैं बता ही सकता हूं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो F'01 आया है, इसका मतलब जो F'0 हुआ है ना वो किसी नेगेटिव पर हुआ है। तो जो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट वो नेगेटिव है, नेगेटिव। तो जो F0 है ना वो इस टर्निंग पॉइंट के कहीं राइट में होगा कि सर यहां कहीं है F0। लो तुमको एग्जैक्ट ग्राफ ही दे दिया कि सर ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। कुछ लोग समझ गए क्या? सही है ना? सिक्सटीन अभी करना ही नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे सवाल छोड़ने पड़ेंगे। लीव क्वेश्चन नंबर 16, 17, लीव क्वेश्चन नंबर 18, नहीं करना है। और भी आगे कुछ क्वेश्चंस हैं डेफिनेट के ऊपर, आई थिंक लास्ट पैरा दैट इज 29 एंड 30, वो भी अभी नहीं करना है ना, डेफिनेट के क्वेश्चन अभी करने ही नहीं। C19, तुमको क्या लगता है कि बिल्कुल जो लोग नहीं पढ़ते मैं उनको सवाल बताऊंगा, ठीक है? बाकी लोग बताएं भी कि लोग जो 19 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनका क्या करना चाहिए, है ना? 19 क्वेश्चन पूछने वालों के बारे में बाकी लोग भी थोड़ा इमेज बनाएं कि ये कौन से लोग हैं जो 19 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक? और बोलो अप टू एंड दैट इज 28। कंटिन्यूटी की शीट में ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, लल्लू नहीं है, कंटिन्यूटी में एक बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना? देख लो, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन ना होना कितना आसान बात होती है, उनको किए हुए सवाल भी दे दो ना तब भी वो नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि सर दुनिया में कंपटीशन कितना कम है। हम लोग तो बेमतलब में आईआईटी को हवा बनाते हैं, यहां पता पड़ता है कि गिनती के लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं? 20th क्वेश्चन तो यार अब तो रट गया है कि ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये क्वेश्चन तो हमारी शीट, ये देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, तुम फिर नहीं कर पाए। ये वही क्वेश्चन है जो शीट एक्सरसाइज 1 में आईआईटी 1990 का प्रॉब्लम, और फिर है ना, हाँ, और सर वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी किताब बोली थी यार, क्या बोला था यार, नाम मिस कर रहा हूं, अरे यार, कैलकुलस, एपोस्टल, एपोस्टल, एपोस्टल एंड आईआईटी 1990 कि इसको fx मानिए और fx को हमेशा 1 से बड़ा करना है, तो f की लोएस्ट वैल्यू निकालिए और f की लोएस्ट वैल्यू को ग्रेटर इक्वल टू 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? और f की मिनिमम वैल्यू, कई लोग समझदार हैं कि सर डिफरेंशिएट करके तो हम कर ही लेंगे, विदाउट डिफरेंशिएशन भी हम कर लेंगे, है ना? विदाउट डिफरेंशिएशन आराम से घर पे सोचना हाउ। अप टू 28, 24th, 24th, ये पता है एक तरीका तो ये था कि सर इस सवाल को ना ओरली कर दो, खाली ये जो कह रहा है ना बेचारा 24, इसको ड्रॉ करके दिखाओ और कह दो कि आंसर हाफ कॉमा हाफ, 1,1 को ज्वाइनिंग फंक्शन है, ज्वाइनिंग, ठीक? मानते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप 1 है, कोई भी देख पा रहा है कि यार ये तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक? अब ग्राफ कॉनकेव अप है तो तुमको ड्राइंग बनानी आती कि नहीं?
कि यार इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ कॉनकेव अप ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो इसके ऊपर तो तुम निकल नहीं पाओगे कि सर इसके ऊपर निकाल दूं क्या। अगर इसके ऊपर किसी ने ग्राफ निकाल दिया तो बेचारा लौटेगा कैसे कि सर लाइन के मैं ऊपर चला गया। और लाइन के ऊपर जाने का मतलब समझते हो, दो लोग सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए, स्ट्रेट लाइन शुरू हुई हाफ कॉमा हाफ से, ये कर्व शुरू हुआ हाफ कॉमा हाफ से। ठीक है, दो लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन के रास्ते जा रहा है और एक कर्व के रास्ते जा रहा है। तो जो कर्व के रास्ते जा रहा है वो आगे मूव कर गया कि सर स्टार्ट दोनों ने सेम लिया लेकिन ये आगे चला गया। तो तुमको पता है ना कौन आगे जाता है, जो तेज दौड़ता है। तो ये तेज दौड़ा आगे चला गया, लेकिन ये जो तेज दौड़ा है सर इसका डबल डैश तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसका स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। तो इसने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन से तेज रफ्तार ली है, तो मानते हो अब ये परमानेंटली स्ट्रेट लाइन के आगे रहेगा। तो मुझे बताओ 1,1 तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं अगर तुमने इस शेप को लेके फॉलो कर दिया कि सर मैं तो 1,1 पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब है ये ग्राफ गलत है, क्योंकि तुमको हाफ कॉमा हाफ से 1,1 जाना था। समझ गए ना कि यार धीमे चलो, जो लाइन है ना उससे धीमा स्टार्ट करो। तो तुमको ऐसा जाना पड़ेगा कि सर ये कॉनकेव अप ग्राफ है। अब मानते हो ना कि सर पहले तो मैं तुमसे नीचे था, तुमसे पीछे था, बाद में मैं तुम्हारे बराबर आ गया, इसका मतलब है मैं तुमसे फास्ट दौड़ा हूं। ठीक है, मेरा रेट बढ़ रहा है ना, मेरा रेट बढ़ रहा है। तो अगर मैं तुम्हारी स्ट्रेट लाइन के रेट से कम रहता परमानेंट, कि देखो पहले तो मैं तुमसे पीछे गया क्योंकि मैं तुमसे स्लो दौड़ा, और अगर मैं तुमसे स्लो ही दौड़ता रहता तो मैं तुमसे कभी मीट कर ही नहीं पाता। ठीक, तो अगर तुमसे मुझे मीट करना है तो इसका मतलब मैं तुमसे फास्ट दौड़ना कहीं से स्टार्ट हो गया कि सर कभी ना कभी मैं इससे फास्ट हो गया। ठीक, और एक बार फास्ट हुआ तो अब आगे मैं हमेशा तुमसे फास्ट ही दौड़ूंगा, क्योंकि जो मेरा रेट है वो तो इंक्रीजिंग है। तो वंस आई बिकम फास्ट आई विल ऑलवेज बिकम फास्टर देन दिस पर्सन। तो मानते हो ये जो पॉइंट है यहां पर गारंटी 1 से ज्यादा स्लोप है। अरे पहले मेरे को लॉजिकली बताने दो यार, कुछ तो सवाल गणित में मिलते हैं जो लॉजिक से बताए जा पाते हैं, और तुम वो भी मेरा हक छीन रहे हो। ठीक, एलएमवीटी और रोल्स में तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, चिंता मत करो। ठीक ठीक, कुछ लोगों ने कहा कि सर एलएमवीटी लगाइए और बोलिए कि देयर इज सम C1 वेयर F1 माइनस एफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है? यूजिंग LMVT ओवर F देयर विल बी सम C1। अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, F1 माइनस एफ हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, इट इज 1। सही। अब मैंने कहा कि F डैश पर LMVT देयर विल बी अ C इन इंटरवल, क्योंकि तुमको F डैश 1 में इंटरेस्ट है ना, C1 to 1। F डैश पर LMVT लगा दी, F डैश 1 डैश C1 अपॉन 1 माइनस C1 इज सम डबल डैश C। कुछ दिमाग में जा रहा है? अब तुम समझ रहे हो कि सर डबल डैश C क्वेश्चन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो मानते हो ये तो 1 आया था ना, तो आई गॉट द आंसर F डैश 1 मोर देन 1। तो समझ में आई बात कुछ कि इन दोनों सॉल्यूशन में क्या फायदा कि सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज बेटर देन लॉजिकल। नहीं, गणित ज्यादा अच्छी है। देखिए गणित का सॉल्यूशन कितना अच्छा है, दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा, जरा से फॉर्मूले सोचे। तो इससे ये प्रूव होता है कि गणित सबसे
ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन दे सकता नहीं, ज्यादा दिमाग भी खराब नहीं हुआ और प्रूविंग भी हो गई। अरे बस करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्यों पूछ रहे हो? 26, अच्छा 26, ओके, ये तो माइलस्टोन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 26 के अलावा एनी अदर डाउट? पहले बाकी पूछ लो, 26 को आखिरी सवाल लूंगा। 21 क्या करोगे पूछ के मैंग? 21 के लिए तुमको जो कॉलम 1 है ना, उसके सारे स्टेटमेंट्स पे ट्रू फॉल्स बना लो पहले, कि सर ये जो कॉलम 1 में 1 2 3 4 है ना, इसको पहले हम आइडेंटिफाई करें विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। समझ गए? तो मेरे ख्याल से जो 21 22 23 है ना, बिल्कुल दम नहीं है क्वेश्चन में, एकदम सबसे हल्का सवाल है। हाँ कौन सा बोला है? 27 तो हो गया ना, 27 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन था। साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा को होल स्क्वायर खोल दिया, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, और उधर आया था 1 प्लस साइन 2 थीटा। पता नहीं, मैं तो एक्सप्रेशन ही भूल गया क्या बोला था मैंने। 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी प्लस 1 प्लस 2। कुछ लोग समझ गए ना? अब मेरे ख्याल से ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, साइन 2 थीटा में पैराबोला, तो तुमको लगता नहीं कि सर पैराबोला की लोएस्ट वैल्यू वर्टेक्स पर होती है, तो साइन 2 थीटा इज हाफ, पर आपको मिनिमा मिलेगा, मिनिमा, सही है ना। फंक्शन घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा होगा जब 2 थीटा पाई बाई 6 होगा, या 2 थीटा 5 पाई बाई 6 होगा। मेरे ख्याल से इंटरवल में यही दो नंबर आएंगे, तो 1 इज पाई बाई 12, 1 इज 5 पाई बाई 12। ये तो पता नहीं क्या सोच के जेई ने दे दिया है ना, तो कुछ ज्यादा इजी दे दिया। ये रहे थीटा, जोड़ लेना, आंसर आ गया, ठीक। ओके, अप टू 28 डिस्कशन ओवर, है ना, एक्सेप्ट 26। नाउ लेट्स सी 26। ओके, इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ सुनना, ठीक है। तुम लोग को मालूम है ना कि ब्लैक बुक कितनी पुरानी किताब है, इस बारे में तुम लोग को पता है ना। और तुमको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ब्लैक बुक में मैंने आज तक कोई नए सवाल जोड़े नहीं है, जो पहला प्रिंट था ना वही प्रिंट चला आ रहा है, ठीक। रुक जाओ, सोचने दो। हाँ, सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, सेकंड एडिशन में कुछ चेंज था बस, और सेकंड एडिशन तो जो था वो अगला ही साल था, नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली। उसके बाद से मैंने कोई चेंज नहीं किया उस बुक में। तो अब तो तुम जानते हो कितने एडिशन आ चुके हैं, तो उस बुक में यू विल फाइंड द सेम प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन 26 है, इसका सॉल्यूशन उस बुक में है। वहां पर मैंने एक 1 और मोर देन 1 चॉइस क्वेश्चन पुट कर रखा है, जो इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को ऑप्शन बनाया हुआ है, ABCD, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम, तो ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, मैंने फ्रेम नहीं किया, मैंने वो क्वेश्चन एक बुक से पिक किया था और उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। बिल्कुल उसने कर लिया था, ठीक है ना। और उसने कर क्या लिया था, उसने मुझे बताया था कि सर मैं फंस गया था सॉल्विंग करते वक्त, ठीक है। तो सॉल्विंग करते वक्त अटक गया था जिसकी तुम बात कर रहे हो, ठीक है। फिर उसने कहा कि सर मुझे इसका आंसर याद था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 3 बार करा रखा था 3 अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो उसको आंसर याद था, तो जब वो स्टक कर गया तो उसने टिक कर दिया कि यार इसका तो आंसर ये होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो रैंक 6 बच्ची थी उसने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया था,
ठीक है, कभी कभी हो जाता है एग्जाम प्रेशर में, है ना। तो दिस इज फ्रॉम वन एक्सीलेंट बुक, है ना। तो आईआईटी ने भी वहां से डिराइव किया, हमने भी वहीं से डिराइव किया। बस ये है कि यहां पर कोई हिंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का हिंट जो है ना वो बहुत ट्रिकी है, तो आईआईटी को थोड़ा सा क्लू देना चाहिए था, राइट। और यही सेम क्वेश्चन आईआईटी 2005 में भी पूछ चुका है। अरे तुम गलती की चिंता मत करो यार, किताब में गलती एक नहीं है, एक से ज्यादा है, बहुत सारी, ठीक। क्योंकि मैं क्या है ना, मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूं करेक्शंस के। मेरे पास पता नहीं कितने मेल्स लोगों के आ रखे हैं कि सर ये क्वेश्चन में एरर, तो मुझे कभी याद आता है तो मैं एरर हटवा देता हूं, उसके बावजूद कुछ कुछ एरर अभी भी बाकी है, ठीक। तो उसको कोई 100% प्रूफ थोड़ी मान सकता कि सर आपकी किताब एकदम 100% एक्यूरेट, बिल्कुल नहीं, ठीक। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो अलजेब्रा बुक है ना वो सबसे ज्यादा करेक्ट है, उसमें सबसे कम एरर अगर मेरी किसी बुक में है तो दैट इज अलजेब्रा, ठीक है। और फिर उससे थोड़े से ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और सबसे ज्यादा एरर एडवांस प्रॉब्लम्स, दैट इज ब्लैक बुक, ठीक है। हालांकि मैं काफी कुछ करेक्ट करवा चुका हूं, तो भी मैं कहूंगा कि इन टोटल वो भी सबसे कम एरर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों में बात करूं तो थोड़े से ज्यादा है। एक किसी किताब में अगर 10 या 20 सवाल गलत हो तो उसको गलती कोई थोड़ी कहेगा कि सर हजारों में क्वेश्चंस हैं, है ना। तो उसमें अगर 10-20 क्वेश्चन के कुछ गलती भी हो तो दैट इज नेग्लिजिबल, नहीं। ओके, लेट्स सी दिस फंक्शन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस दोबारा भी हैं, ओके। मैंने इसको फंक्शन माना, ठीक है। अब जरा एफ के ऊपर पहले पहले एफ की बात करते हैं। एफ पर मैंने एलएमवीटी लगाया और एलएमवीटी से बोला कि देयर विल बी अ C1 इन -2 से 0। आई एम यूजिंग एलएमवीटी, देयर विल बी अ C1 सेटिस्फाइंग दिस, मानते हो, ठीक है। अब रेंज तुमने पढ़ ली ना -2 से 2 कि सर फंक्शन की रेंज -2 से 2 है। अच्छा, इंटरवल -2 से 2, सॉरी मैंने गलती से ले लिया, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया, -4 से 4 ऑप्शन है, -4। मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए ना, -4 से 4 ऑप्शन है, ये ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचो, तो तुमको लगता है कि सर f जो है वो -2 से 2 है, अगर आप हाईएस्ट चाहते हो तो इसको हाईएस्ट वैल्यू आप +2 दे दो और इसको आप -2 दे दो, इससे बड़ा नंबर कभी नहीं आ सकता। तो 2 -2 अपॉन 4। मुझे ऐसा लगता है तुम सबको यह बात समझ में आ गई, ठीक है। हाउ आई गॉट दिस समझ में आ गया, इसकी मैंने मैक्स वैल्यू बता दी, ठीक। यही सेम अब एट C1 ओनली, लेट्स टॉक अबाउट HC1 कि सर ये आपने जिस फंक्शन को h बोला है ना, इसकी बात C1 पर करते हैं। डैश की मैक्सिमम वैल्यू 1, दिस इज लेस इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी -2 से 2 एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर C1 लेस इक्वल टू 4। तो क्या मैं लेस इक्वल टू 5 बोल दूं? 4 + 1 5। सोचो सोचो, कई लोग समझ गए बात को। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, आई सेड कि लेट्स नाउ अप्लाई सेम स्टेप्स, LMVT अगेन, नाउ इन इंटरवल 0 से 4, 0 से 4 इंटरवल LMVT,
तो देयर विल बी अ C2. इसकी भी तुम हाईएस्ट वैल्यू बता दोगे कि सर इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए -2, लेस इक्वल टू 1. लोग समझदार हैं, समझ गए कि सर HC2 अगेन लेस इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा. ओके, बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन किया मैंने कि इसे 5 या 5 से कम होना पड़ेगा फॉर श्योर. ठीक, अब अगर मैं एक इंटरवल कंसीडर करूं C1 से C2, ये वही C1 है जो LMBT के थ्रू आया है, ये वही C2 है जो LMBT के थ्रू आया है. एटलीस्ट 1 C1, एटलीस्ट 1 C2. तो कोई भी एक C1 को ले लो, कोई भी एक C2 को ले लो एंड टॉक अबाउट दिस इंटरवल. ठीक, कैन यू ऑब्जर्व कि सर मुझे H0 की वैल्यू 85 दी गई है. H0 इज 85. तो अगर मैं इस इंटरवल में H की बात करूं, H फंक्शन की, फॉर ग्लोबल मैक्सिमा क्लोज्ड इंटरवल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल मैक्सिमा. ग्लोबल इन इंटरवल, मैंने कहा ना बहुत हाई फाई सवाल है. ठीक, तो अगर तुमने ब्लैक बुक का क्वेश्चन पहले किया होता तो तुम ज्यादा खुश रहते कि सर उसके जो ऑप्शन थे ना उसमें हिंट साथ में था. IIT ने तो बिल्कुल हिंट दिया ही नहीं और तुमसे एक्सपेक्ट किया कि यार तुम ये थॉट सोच सकते हो क्या कि फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू को सोचो. अब मुझे बताओ, अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू सोच रहा हूं तो तुम जानते हो ना, या तो एंड पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, है ना. क्या मैं गारंटी से बोलूं कि सर एंड पॉइंट तो संभव नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए बीच का एक नंबर है 0 जहां वैल्यू 85 आई है, जबकि आपके जो एंड्स की वैल्यू है वहां तो आप 5 या 5 से छोटा हो, 5 और लेस. तो क्या मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस इंटरवल की ग्लोबल मैक्स वैल्यू किसी इंटीरियर पॉइंट पर आएगी? हाँ बोल दो जल्दी से. ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू विल बी अटेन्ड एट सम इंटीरियर पॉइंट, है ना, एट C, जो कि इंटीरियर है. अब इंटीरियर पॉइंट पर जब ग्लोबल मैक्स आता है तो जानते हो ना कि सर वहां पर क्रिटिकल पॉइंट होना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट का तो संभावना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया है ना, कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना. तो मेरे ओपिनियन में एट दैट पॉइंट मैंने ग्लोबल मैक्सिमम मान लिया कि सर C पर है, विच इज इंटीरियर. तो आपका H डैश एट C को 0 होना पड़ेगा if this is global maxima point. Now once I make H dash C, करो डिफरेंशिएट करो, 2FC F dash C 2F dash C डबल डैश C, ये आया. Now I make it 0 at C. परफेक्ट. ठीक, अब C पर दो संभावनाएं, सर ये 0 या ये 0. अगर तुम इसे 0 करते हो, मान लो I make F dash C 0, तो what will happen? Your H at C will become only F square C. और मानते हो सर FC तो -2 से 2 के बीच में, तो ये लेस इक्वल टू 4. तो क्या तुमको समझ में आया कि सर दिस इज इम्पॉसिबल?
क्योंकि आपने कहा था H ग्लोबल मैक्सिमम है C पर, तो यार अगर वो ग्लोबल मैक्सिमम है तो उसकी वैल्यू 85 से कम कैसे आ गई? फंक्शन की वैल्यू 0 पर 85 है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू पॉइंट होगा वहां पर 85 या 85 से ज्यादा होना चाहिए ना, 85 से कम तो अनएक्सेप्टेबल। बात समझ में आई? करेक्ट। तो आई थिंक लोग समझ गए कि सर ये रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब मुझे बताओ, जैसे ही तुमने कहा कि सर इस सी पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता, एट सी योर डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, तो तुम्हारा एक पार्ट तुम्हारा ये निकल गया है इसी सी पर कि सर आपने एक ऑप्शन लिखा है फंक्शन इज 1 to 1 इन सम ओपन इंटरवल। ठीक, तो मुझे बताओ ये जो सी पॉइंट है यहां पर डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ तो होगा, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। कुछ भी मान लो कि सर सी पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो थोड़ी देर के लिए तो तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज होगा ना, थोड़ी देर के लिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सर तुरंत ही जीरो हो गया। तो क्या मैं बोलूं कि सर ये जो सी के आसपास का इंटरवल है वहां पर योर एफ इज गोइंग टू बी 1 to 1? हाँ बोल दो। तो इसने जो कहा है कि -4 से 4 में कोई तो इंटरवल होगा R2S वेयर योर एफ इज 1 1। ये बात मैंने प्रूव कर दी कि नहीं? ये जो सी पॉइंट है इसके आसपास के इंटरवल में फंक्शन 1 1 होगा। ठीक, तो एक ऑप्शन गया, और मानते हो दूसरा ऑप्शन भी गया कि सर अगर ये जीरो नहीं है तो इसे जीरो बनना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन और गया। दिस हैज टू बी ट्रू। दो ऑप्शन फट से टिक हो गए, ठीक है ना? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, और मानते हो कि सर मजाक मजाक में बी ऑप्शन तो पहले ही हो चुका है। ये बी ऑप्शन ही तो है ना? इसकी मैं तुमको लोएस्ट वैल्यू भी बता दूं कि यार उसने सर मॉड पे कमेंट किया, आपने तो एफ डैश पर कमेंट किया है, तो एक काम करो इसकी जरा लोएस्ट वैल्यू निकालना। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए ये अपॉन 4 है, इसको ले लो -2 और इसे ले लो +2, -2 अपॉन 4। समझ गए? तो जो एफ डैश C1 है ना वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड सेम वे C2 भी, कि सर एफ डैश C2 भी -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब तो मानते हो कि सर वो बी ऑप्शन भी हो चुका है यूजिंग LMVT, राइट? और सी में मैं कुछ नहीं कह सकता कि सर लिमिट इन्फिनिटी कितनी आएगी, आई डोंट नो। ठीक, तो ये थोड़ा ब्रिलियंट प्रॉब्लम था कि सर ये अजीब सा थॉट कि इस प्रॉब्लम में क्लोज्ड इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा का थॉट, लेकिन अब ये अजीब सा प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि अब इस आइडिया को लेकर के हम और भी कई सवाल बना चुके हैं। तो अब तुमको ये आइडिया कुछ एक और अच्छे सवालों में दिखेगा। एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू विल फाइंड कि सर आप इस तरह के कुछ ट्रिकी थॉट के सवाल दोगे तो हमारे लिए ये यूज टू हो जाएगा कि यार कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है। ठीक है ना? डिस्कशन ओवर हो गया भाई? पहली स्लाइड जिसको देखनी थी यही है, पहली स्लाइड। फाइन। तो लास्ट क्लास हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल है ना, ठीक है, लेट्स डू
some properties of definite integral. ऐसे फॉर्मूले लेते जाओ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई दम नहीं है कि सर यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, ये कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी, तो माइनस का रिलेशन सबको क्लियर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में कोई दम नहीं है कि सर लेटर की कोई सिग्निफिकेंस होते ही नहीं, एफ एक्स डी एक्स लिखो चाहे एफ टी डी टी डी लिखो, नो डिफरेंस। ठीक, तो इन दोनों वेरी इजी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में सी ए और बी के बीच का नंबर नॉट नेसेसरी। तुमको लग रहा होगा कि सर ए से बी को दो पार्ट में तोड़ दो, सी कोई बीच का नंबर, जैसे 4 से 9 जाना है तो पहले मैं 4 से 5 प्लस 5 से 9, तो इसके लिए तो तुम प्रूफ करोगे ही नहीं कि सर इसके लिए क्या प्रूफ देना। बिल्कुल हम तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। मैं 4 से 9 तक डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के कर रहा हूं कि पहले 4 से 5 करूंगा फिर 5 से 9 करूंगा। ठीक, लेकिन ये जो सी है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये ए और बी के बीच का नंबर हो। अगर सी ए बी इंटरवल के बाहर भी हुआ ना कि सर सी जो है ना वो बी से बड़ा है, मान लो कि ए बी से छोटा और बी सी से छोटा, तब भी ये फॉर्मूला ट्रू है। ठीक, हालांकि चिंता मत करो, मैं तुमको प्रूफ बता तो रहा हूं कि यार सी से बड़ा पर भी ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन क्या तुमको लगता है कि कोई बुद्धू ऐसा होगा कि सर क्वेश्चन 4 से 5 था, मैं पहले 4 से 7 प्लस 7 से 5, ऐसा मूर्ख शायद ही कोई हो। ठीक, कि यार इसको 4 से 7 7 से 5 लिखेंगे, तो काम में आने वाली बात नहीं है। लोग इस प्रॉपर्टी को तभी लगाते हैं जब कहीं बीच में तोड़ के किया जाता है। ठीक, तो प्रूफ में तो कुछ भी दम नहीं है। क्या मैं ए से सी को क्या मैं लिख सकता हूं ए से बी प्लस बी से सी? इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि सर अगर ए बी से छोटा बी सी से छोटा तो यू कैन राइट लाइक दिस। देखेंगे क्या पता, ठीक है ना। तो आई थिंक इफ आई रीअरेंज ए से बी माइनस बी से सी, ठीक, अब तुम समझदार हो कि सर लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। तो जब मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो जानते हो ना कि सर वो माइनस का टर्म आ जाता है, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। समझो मैंने क्या किया, इफ आई इंटरचेंज लिमिट्स तो वो माइनस टाइम्स आ जाता है ना। ठीक है, ये नोट करते जाना क्योंकि आगे
विदाउट एक्सप्लेनेशन। यार मैं बॉक्स कितना लगाऊंगा, तुम तो जानते हो सर प्रॉपर्टीज। शीट कौन सी लगाऊं, कैसी बात कर रहा है यार अंकुश। कंप्लीटली किसी एक पर्सन को किसी एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया जाता है, ये बात समझो, है ना। डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर हम किसी को फॉलो करते हैं ना तो उसको 100% फॉलो करते हैं। ये नहीं कि सर आधा आपका आधा किसी और का। फिर वो तुमने कहावत सुनी कि नहीं, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। फिर बस वही हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो यहां तो तुम ये सारे फॉर्मूले मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। थोड़े से प्रॉपर्टी और रटते हैं ना। रटते जाओ, फॉर्मूले रटते जाओ, ठीक है। प्रूफ वैसे तो कुछ काम तो आता नहीं है, फिर भी कि सर वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरीका तो ग्राफिकल है कि ए से बी तुमको जैसा मन करे बना लो यार, कि सर ये है ए से बी इंटरवल, ए बी। मान लो योर एफ एक्स इज लाइक दिस इन इंटरवल ए बी। अब कई लोगों को ज्ञान है इस बात का कि सर एफ एक्स एक्स की मदद से हाउ टू ड्रॉ एफ माइनस एक्स, है ना। तो कई लोग जानते हैं ना कि सर अगर एफ एक्स अल्फा बीटा कंटेन करता है तो एफ माइनस एक्स गारंटी कंटेन करेगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। एक्स को माइनस अल्फा रख दो तो ये एफ अल्फा बन गया, और एफ अल्फा तो बीटा है। और ये दोनों पॉइंट हर कोई जानता है कि सर ये तो वाई एक्सिस के अबाउट इमेज है। तो इसका तो तुम समझ गए कि एफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स की मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। So this is going to be the graph of f minus। ठीक, अब मुझे बताओ मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो डोंट यू थिंक कि सर ये पॉइंट आपका माइनस बी है और ये पॉइंट आपका माइनस ए है। फील कर पा रहे हो? तो क्या तुमको नजर आ रहा है कि सर अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, देखिए है ना। तो यार कॉन्केविटी उल्टी खुलने से क्या तुम्हारे अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया पे फर्क पड़ गया क्या? आंसर तो वही आया ना कि सर ये बेचारा माइनस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो ये जो डेल्टा टू है ये भी तो डेल्टा टू ही है,
और ये डेल्टा वन ही तो है ये। सोचो सोचो, कॉन्केविटी उल्टी खुली है तो क्या हुआ, -b से लेकर -a तक, अरे कोशिश करो मेरी बात को समझने की, -b से लेकर -a तक अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, तो आंसर इज सेम कि डेल्टा, इसको क्या बोला था, इसको डेल्टा वन बोला था, इसको डेल्टा टू, तो ये भी डेल्टा टू है और ये डेल्टा वन है, तो सर आंसर इज प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन। तो आई थिंक ग्राफिकली यू अंडरस्टूड कि -b से -a f माइनस एक्स डी एक्स, a से b एफ एक्स डी एक्स, समझ गए। और जिसको ग्राफिकली नहीं करना है कि सर मैं तो कैलकुलेशन से करूंगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन से कर ले कि मैंने तो यार x को -t पुट कर दिया, ठीक, तो प्रॉब्लम बन गया f माइनस टी dx बिकम -dt, है ना, -dt। अब लिमिट तुमको t की लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उसकी लिखनी पड़ती है। तो x जब a है ना, तो t माइनस a है, x b तो t माइनस b। और अब तुम जानते हो कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो ये माइनस साइन रिमूव हो गया प्रूफ। अब तो तुम जानते हो ना सर लेटर की सिग्निफिकेंस नहीं होती, या यूं कहोगे सर एक सब्स्टिट्यूशन और, पुट t बराबर x। सोचो अगर मैं t बराबर x रख दूं, f माइनस एक्स डी एक्स माइनस बी माइनस ए, है ना, कितना कमाल के बात बताई ना, पुट t इक्वल टू एक्स। इजी। नाउ आई थिंक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज को आई प्रेफर टू कॉल शिफ्ट प्रॉपर्टी। ये देख के लग नहीं रहा कि सर ये ग्राफ शिफ्ट हो गए, तुम तो ग्राफिकली फिर समझते हो कि चलो एफ एक्स का ग्राफ ए से बी, मान लो दिस इज एफ एक्स ए से बी, तो सोच सकते हो कि सर एफ एक्स माइनस सी का ग्राफ एफ एक्स की मदद से कैसे बनेगा, ऊपर शिफ्ट करूं कि नीचे शिफ्ट करूं एफ एक्स को। मेरे ख्याल से लोग समझ रहे हैं कि सर राइट शिफ्ट कीजिए सी यूनिट से, है ना। कुछ याद रहा तो मैं रखता नहीं हूं, तुम तो जानते हो कि सर अगर ये अल्फा बीटा कंटेन करेगा तो आपको पता है आपका एफ एक्स माइनस सी ग्राफ अल्फा प्लस सी कॉमा बीटा कंटेन करेगा। एक्स को अल्फा प्लस सी रख के देख लो, तो वही वैल्यू जो फंक्शन कंटेन करता है ना, वही वाई वैल्यू तुमको सी यूनिट राइट में मिली, सी यूनिट। तो हर वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा है, वो नया फंक्शन सी यूनिट राइट में जाके दे रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया बाय सी यूनिट। आई ऑब्टेन एग्जैक्टली सेम ग्राफ, यही सेम ग्राफ मिला मुझे जैसा ए से बी में था, कहां, ए प्लस सी से लेकर बी प्लस सी तक, सही है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस सी विल गेट यू द सेम ग्राफ। अब तो तुम समझ गए कि सर जब ग्राफ सेम है तो अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया भी सेम आएगा बिटवीन ए प्लस सी टू बी प्लस सी, सही है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है। अब तुम तो रटने पर ध्यान देना कि सर रटते कैसे, ठीक है, याद रखने पर अब ज्यादा ध्यान देना कि यार जब यहां x माइनस सी करते हैं ना तो लिमिट में प्लस सी हो जाता है, राइट। ये सब प्रूफ को तो जाने दो कि सर ये तो गए जीके में गए, है ना। जिन लोगों को ग्राफिकल नहीं चाहिए वो कहेंगे कि सर पुट करके कर दो यार, पुट x बराबर
टी माइनस सी, तो बिकम एफ ऑफ टी माइनस सी डी एक्स बराबर डी टी। अब टी की लिमिट लिखनी पड़ेगी, तो जब एक्स ए है तो टी की लिमिट सी प्लस ए हो गई, जब एक्स बी है तो सी प्लस बी हो गया। फिर इसके बाद तुम जानते हो कि सर लेटर को चेंज कर दो, है ना। मुझे लगता है अब मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, नो नीड टू एक्सप्लेन, इतनी सोच समझ अब है सब में। तो रटने पे ध्यान दे, जब x में c प्लस करते हैं तो लिमिट में c माइनस होता है ना, और जब x माइनस करते हैं तो लिमिट में c प्लस होता है, याद रखने पर ध्यान दो। डन। अरे गणित में लोग, सबको पता है कि कैसे याद होता है ना, इतना रिपीटेशन कि नहीं चाहते हुए याद हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, आगे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज होंगे। इसके स्पेशल केसेस भी बता देता हूं, ठीक है, क्विकली। इसके लोग दो स्पेशल केसेस अलग से याद रखते हैं। इफ f इज odd function, then answer is 0. If f is even, then this result is equal to 2 times 0 से a fx dx, ठीक है। फंक्शन इवन समझ रहे हो, f माइनस इज इक्वल टू f। बाकी अगर फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो यही यूज करना कि सर ये रिजल्ट तो हर f के लिए ट्रू है, माइनस ए टू ए बराबर 0 से a। तो अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो ओनली इक्वल टू दिस, ठीक। तो मेरे ख्याल से मैं इसका प्रूफ दे देता हूं, है ना, क्योंकि ये दो तो हो ही गए। अगर मैं ये प्रूफ कर गया तो ये दोनों प्रूव हो गए। ओके, बहुत आसान है। माइनस ए टू ए, आंसर को देख के फील आ रहा है कि सर 0 टू ए लाना है आंसर में, तो मैंने क्या किया, इसे स्प्लिट कर दिया, माइनस ए टू 0 प्लस 0 टू ए। मेरे ख्याल से इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। यस, आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक। अब तुम देख रहे हो कि सर इसको तो डिस्टर्ब मत करो, ये तो आपके आंसर का पार्ट है, अब जो करना है वो यहां करना है। तो अभी अभी एक प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी अभी रटी है ना कि सर एफ माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं तो लिमिट्स माइनस टाइम्स हो जाती है और इंटरचेंज हो जाती है। तो माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस ए। अभी पिछली स्लाइड में ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है ना, ढूंढ लेना। कुछ लोगों को याद आ गया ना, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी से माइनस ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। मानते हो ये भी 0 से ए बन गया, तो अब तो दोनों 0 से 0 से, तो आई कैन पुट इन सिंगल इंटीग्रल 0 टू ए एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। रिमेंबर, रटो।
डन। ओके चलो कुछ एक छोटे छोटे एप्लीकेशन लेते हैं, फिर वैसे तो मैं चाह रहा था प्रॉपर्टी और भी थोड़ा सा यूज करूं। चलो थोड़ी सी और लिख लेते हैं, फिर ओवर तो नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग यार मुझसे पढ़ते हो तो तुम लोग के लिए ओवर तो नहीं होगा, है ना। थोड़ा स्ट्रांग, तुम लोग स्ट्रांग लोग हो नहीं। इससे फायदा क्या है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टीज एकदम कंटिन्यूएशन में आती जा रही है ना। कि सर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, कि बीच में सवाल आ गए। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मैं इकट्ठे कर दे रहा हूं, मैक्सिमम। बस एक ही प्रॉपर्टी है जो मैं थोड़ा रोक के बताऊंगा। याद करते जाओ कि सर साथ में याद भी होता जा रहा है। सारी कर देंगे, चिंता मत करो, आज ही कर देंगे सारी। चलो अब एनसीईआरटी पता है, इसके फिर दो स्पेशल केस रटवाता है एनसीईआरटी, है ना। जैसे मैंने वो -A to A के दो स्पेशल केस लिखवाए थे ना, वैसे ही एनसीईआरटी इसके भी दो स्पेशल केस बनवाता है कि अगर fx -2a - x के बराबर हुआ तो आंसर 0। अगर f ऑफ x बराबर 2a - x के हुआ तो आंसर 2 टाइम्स 0 से a। जबकि तुम जानते हो कि सर इसके अलावा और भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर नाइदर दिस नॉर दिस, तो फिर यही रहने देना कि सर ये रिजल्ट है, जो कि हमेशा ट्रू होता है फॉर एवरी ईयर। ओके, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन। तुम लोग समझ ही रहो कि सर एक प्रूफ तो सब्सटीट्यूशन है, तो सब्सटीट्यूशन का प्रूफ मैं नहीं कर रहा, मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूं कि पुट x बराबर a प्लस बी माइनस टी। तो जो लोग पुट करके करना चाहते हैं दे कैन डू देमसेल्फ, कि सर हमने घर पे खुद से x को a प्लस बी माइनस टी पुट करके प्रूव कर लिया। ठीक, मैं थोड़ा बेटर आइडिया से जा रहा हूं। क्या तुमको देख के फील हो रहा है कि सर यहां पर ये x है, यहां पर ये -x है। हमारा x का कोफिशिएंट तो 1 था, यहां -1 है। तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जानते हो जो x को -x बनाता हो? तो तुम कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रॉपर्टी विच मेक x -x -b -a। सोचो, ठीक। अब जो लोग दिमाग पे जोर देंगे कि यार ये तो f -x है, मुझे तो a प्लस बी माइनस एक्स चाहिए, तो क्या उनको क्लिक कर रहा है कि सर अब आप शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाओ,
x को शिफ्ट करेंगे x माइनस ए प्लस बी। याद आया वो x माइनस सी प्रॉपर्टी? जब हम x की जगह x माइनस सी करते हैं तो कुछ लोगों को याद आ रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो? यू आर सेइंग कि सिंपली रिप्लेस x बाई x माइनस सी। तो जब हम x को x माइनस सी करते हैं तो c लिमिट में ऐड हो जाता है। हमने रट रखा है कि यार वो c को ऐड करो जरा, मानते हुए तो प्रूफ हो गया, ये तो सवाल खत्म हो गया। वैसे भी तुम लोग जानते हो कि सर ये सब प्रूफ जो हो रहे हैं दे आर ऑल फॉर जीके, है ना? अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर इसका प्रूफ रहने दो, मैं ओरली बता देता हूं। पहले f माइनस एक्स डी एक्स बनेगा माइनस ए से 0, फिर आप कहोगे कि x को शिफ्ट कर दो x माइनस ए, तो यू विल गेट दिस। ठीक, दिस इज डन, ये हो गया। अब बात आती है इस रिजल्ट की। ठीक, हाँ ठीक है दीपमन कि सर वो a और b में पुट करवा दीजिए, a की जगह 0 डाल दीजिए, b की जगह a डाल दीजिए, है ना? लास्ट वाले को तुम लोग फिर फील कर गए कि सर ये जो 0 से 2a है इसको 2 में तोड़ दीजिए, 0 से a, और इसे अब टच मत करिएगा क्योंकि ये आंसर का पार्ट है, प्लस a से 2a। बाकी कई लोग जानते हैं कि सर ये सब जो प्रूविंग हो रही है ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, आइडियाज, है ना? नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि अरे यार मेरे को तो माइनस एक्स चाहिए, है ना? तो लोग समझदार हैं कि क्या करना है कि सर इस पर पहले प्रॉपर्टी लगेगी माइनस 2a से माइनस ए एफ माइनस एक्स, उसके बाद शिफ्ट प्रॉपर्टी लगेगी x के प्लेस पर x माइनस 2a। कई लोग समझ रहे हैं कि सर x की जगह x माइनस 2a, और जब हम x माइनस 2a करते हैं तो 2a ऐड हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 2a माइनस a प्लस 2a। तो यू कैन सी योर सेकेंड इंटीग्रल बिकम f2a माइनस एक्स 0 से a। तो ये दोनों को उठा के सेम इंटीग्रल में डाल दो, बिकम दिस फॉर्मूला। एक्सट्रीमली इजी, अरे बहुत लाइफ आसान है ना? जब सवाल करोगे ना तब तुमको स्ट्रेंथ पता पड़ेगी प्रॉपर्टीज की। यार जीके मतलब प्रूव कर रहा हूं तो लग रहा है जीके है ना? लेकिन प्रूविंग में कुछ कुछ बातें यूज हो रही हैं, जैसे x को माइनस एक्स बना दिया, शिफ्ट कर दिया। तो सवालों में तुम देखोगे ना कि सर कभी हम सवाल में भी शिफ्ट करते हैं, तो एक तरह से है ना? अगर बिल्कुल ही यूजलेस होता तो शायद मैं कभी तुमको प्रूफ बताता भी नहीं, है ना? थोड़ा बहुत काम आ ही जाता है। इसलिए टीचर जो भी बताता है ना उसकी किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डन। अरे फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्राफिकली तो पता है तुमको ग्राफ बनाना सिखा गया, तुमने समझा ही नहीं कि सर आपने पता ये जो प्रॉपर्टी का जो प्रूफ था ना, सिस्टमैटिकली प्रूफ, ये जो आपने प्रूफ बताया, ये आपने मुझे मेरे हाथ में एक टूल दे दिया कि अगर f का ग्राफ कुछ है, अगर f का ग्राफ मुझे पता है तो पता है मैं आपके थॉट से आपको f3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना सिखा दूंगा।
सोचो कि सर ये जो आपने प्रूविंग लिया ना, इस प्रूविंग से मेरे को एक आइडिया आ गया। इफ आई एम गिवन एफ एक्स ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ f3 माइनस एक्स ग्राफ। तो ये सब कॉपी में रटने वाली चीज मत बनाना, ठीक है, कि सर वो प्ले विथ ग्राफ्स है ना, आप तो टाइटल बुक ही निकाल दोगे, विच इन माई ओपिनियन इज टोटली यूजलेस, क्योंकि तुम जानते हो मैं ग्राफ में तुम लोगों को कुछ भी याद रखने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि यार ग्राफ के पॉइंट्स को हम लोग रटेंगे, कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट ग्राफ। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर इसका ग्राफ बनाना इज टू इजी। पहले इस फंक्शन से f माइनस एक्स पे चले जाओ, जैसा आपने यहां देखो ना क्या किया। तो f माइनस एक्स तो तुम लोग समझते हो, अरे कुछ भी इंटरवल है यार, ये रहा f माइनस एक्स। और अब आप कहोगे कि सर x की जगह x माइनस 3 कर दीजिए, तो x को x माइनस 3 करने से क्या होता है, ग्राफ 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाता है। कुछ जा रहा दिमाग में? तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करके मान लो, है ना, ये जो भी था इसमें प्लस थ्री हो करके आई गॉट दिस, ठीक। मुझे लगता है मैं मिनिमम मगिंग पॉइंट्स बताता हूं, है ना, सबसे कम मगिंग सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो मैं खुद बहुत कैजुअल नेचर का हूं, जो कि याद रखने पर ज्यादा दम लगाना नहीं चाहता है ना, दिमाग को शार्प करने पर ज्यादा दिमाग रहता है मेरा, कि आप जनरलाइज करो, बातों को जनरलाइज करो, जिससे स्पेशल केसेस अपने आप निकलते चले जाएं, है ना। कुछ समझ गए ना। तो अननोइंगली इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के थ्रू मुझको कुछ ग्राफिकल स्किल आ गया, विच आई विल नॉट रिमेंबर, ठीक है, कि हाउ टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स ग्राफ ऑफ f3 माइनस एक्स, नो नीड। कुछ प्रॉपर्टी और रट लें जो कि तुम्हारी कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाली है। ए बाई के बी बाई के, इसको मैं कंप्रेशन बोलता हूं, है ना। जैसे शिफ्ट बोला था ना, एक्स माइनस सी या एक्स प्लस सी को मैंने शिफ्ट बोला था, शिफ्ट प्रॉपर्टी। इसी तरह से इसको आई प्रेफर टू कॉल कंप्रेशन। ये भी पेयर में आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो केवल एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट है ना। एक ही फॉर्मूला याद रखने के लिए वैसे तो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं दो वेरिएशन बता देता हूं। लोग समझ रहे हैं कि सर इसी फॉर्मूले में k को 1/k रीड कर लो तो ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैंने दोनों बता दी तुमको। जैसे शिफ्ट में भी तो तुम देखे थे कि सर आपने x माइनस सी भी बताया था, x प्लस सी भी बताया था। अभी हिंट दे दूंगा, पहले याद करने पे ध्यान दो, ठीक है, कि सर वो प्रूविंग तो चलो याद नहीं भी रहा तब भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी याद नहीं रहा तो नहीं चलेगा। हाँ, अब एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ भी कहो, मैं तो दोनों को कंप्रेशन बोल देता हूं, हटाओ, ठीक है। रटने में इजी है ना, कि जब हम x को x बाई के करेंगे तो इंटू 1/k भी करना पड़ेगा, और लिमिट में इंटू के हो जाएगा, ठीक। और जब हम x को kx करेंगे तो लिमिट में अपॉन के हो जाएगा।
और के डीएक्स साथ में आएगा। तो देखो, जो लोग सब्सटीट्यूशन से करने वाले लोग हैं वो तो खुद कर लेंगे कि सर हमने तो यहां पर x को kt पुट कर दिया, तो kt पुट करके करने वाले लोग तो कर लें, ठीक, क्योंकि सब्सटीट्यूशन से करने में जानते हो ना कि सर कोई दम नहीं है कि सर पुट करके तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा मैं अलग वे में चलता हूं। fx, मान लो a से b ये fx है, ठीक, ने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ली, फाइन। मानते हो a बाई के, तुमको लग रहा होगा सर ये इंटरवल छोटा हो गया, है ना। अरे फॉर एग्जाम्पल k को 2 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इंटरवल लाइन छोटी हो गई, a बाई के से b बाई के। मैं एफ के एक्स बनाने जा रहा हूं, एफ के एक्स, लेकिन मानते हो कि सर a बाई के पर आपको वही वैल्यू मिलेगी जो a पर आई थी, b बाई के पर वही वैल्यू मिलेगी जो b पर आई थी। ये फंक्शन ने जितनी वैल्यूज ली हैं, ऑल y वैल्यूज, ऑल, अरे रेंज ऑफ एफ के एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इन ए बी, एफ के एक्स इन ए बाई के से बी बाई के सेम रेंज होगी। सोचना आराम से कि ऐसा क्यों। रेंज इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम। थोड़ा दिमाग पे जोर दो ना यार कि ऐसा क्यों हुआ, रेंज सेम क्यों आई। कुछ लोग समझ गए कि हाँ सर आ गया समझ में, कि यार बेचारा के एक्स, एफ को इनपुट तो ए से बी ही मिला, जब x a बाई के से b बाई के गया तो kx तो a से b ही गया ना, तो f को तो इनपुट a से b मिल रहा है, तो f को अगर इनपुट a से b मिलेगा तो वही y तो निकाल के देगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुमको डेफिनेट इंटीग्रल की अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया कंसेप्ट सिखाया है मैंने, तो उस कंसेप्ट की हेल्प से, अरे वही वो विड्थ कि सर वो y वैल्यू लेते जाते हैं इंटरवल्स और सबको जोड़ते जाते हैं, सही है, और फिर नंबर ऑफ इंटरवल्स इनफाइनाइट। अरे मैं एकदम कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखने में बिलीव नहीं कर रहा हूं, तुम लोग फील करो ना कि सर आपने n इंटरवल्स में डिवाइड करके हर इंटरवल की विड्थ डेल्टा x है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया यार, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू इनटू विड्थ, और ऐसे n इंटरवल्स का सम ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। ये तुम्हारा इंटीग्रल a से b fx है, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता नहीं कि सर आपके n इंटरवल्स, यहां पर जो विड्थ होगी ना, विड्थ वो होगी b माइनस ए अपॉन n, ये होगी विड्थ, जबकि इस फंक्शन के लिए इंटीग्रल a बाई के से b बाई के एफ के एक्स सिग्मा, मानते हो आपको मैं n इंटरवल्स में डिवाइड करा रहा हूं, लेकिन अब की बार जो विड्थ है, चलो विड्थ में लिख ही देता हूं यार, हटाओ, विड्थ इज b माइनस ए अपॉन n, समझ पा रहे हो, हियर विल बी विड्थ b माइनस ए अपॉन n के, सबको बात समझ में आई। What is the width of n intervals here? लेकिन तुमने मुझे अभी भी कहा था ना कि सर y पूरा सेम है, इस फंक्शन की y वैल्यूज, इस फंक्शन की y वैल्यूज आर सेम, तो वो जो आप इंटरवल्स जोड़ रहे हो, विड्थ इंटू वाई प्लस विड्थ इंटू वाई, तो y तो सर मैच कर रहा है। कुछ समझो मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं। फील करो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि यूजिंग अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया आई फाउंड
कि योर y वैल्यूज इन बोथ आर सेम बट योर विड्थ बिकम अपॉन के, है ना। तो क्या तुमको नजर आया कि सर इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में मुझे 1/k की रिलेशनशिप दिख रही है ना। तुम मैच कर सकते हो ना यार कि सर ये क्वांटिटी को देखिए और ये क्वांटिटी को देखिए, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वांटिटी है ये इसका 1/k टाइम्स है। दिमाग में गया, है ना, कि f(kx) dx a/k से b/k is 1/k टाइम्स दिस, 1/k टाइम्स fx dx। सही है। तो आई थिंक, अरे यहां से मैंने टैली कर लिया ना, ये दोनों आंसर को टैली कर लिया, तो 1/k की रिलेशनशिप है। अब तुम चाहो तो इस k को इधर मल्टीप्लाई करा के k dx, जैसे तुम रट रहे हो वैसे ही रटो, ठीक है ना। तो वी कैन प्रूव प्रॉपर्टी लाइक दिस ऑल्सो। बस एक प्रॉपर्टी रह गई, है ना। तो अब मैं उस प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दूंगा, वो बिल्कुल अलग सी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डू प्रॉब्लम्स एंड देन आई विल टेक दैट प्रॉपर्टी, ना कि सर थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रिटेन तो होने दीजिए, ठीक। तो अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क, आई थिंक मोनोटोनिसिटी इज ओवर, राइट। तो लेट्स मूव टू मैक्सिमा मिनिमा। तुम्हारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिमेनिंग है ना? क्यों? एक्सरसाइजेस तो मैंने पूरी करा दी, 1 2 3। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पेंडिंग चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पहले साइड करते हैं, पहले एक्सरसाइज करते हैं ना। तो कल का होमवर्क एक्सरसाइज 1 थोड़ी भारी है, 25 क्वेश्चन है, लेकिन पता है मैक्सिमम मिनिमा की बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो ओनली अरे टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो चुका है, उसका पीटी सब बाद में, पीटी सबके इकट्ठे बाद में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1 मैक्सिमा मिनिमा। कल फ्राइडे है भाई, सैटरडे नहीं है। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद, ठीक है, करके आओ।